तो कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छी और प्रसन्न होंगे। चलिए, आज हम पढ़ते हैं पाठ 15 जन्मभूमि का मान। करते हैं इसकी शुरुआत। पाठ उद्देश्य देश प्रेम, साहस, वीरता, एकता, राष्ट्र सम्मान के लिए बलिदान की भावना को बढ़ावा देना। पाठ प्रवेश्य जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। यदि जन्मभूमि के मान की रक्षा के लिए उसका सपूत प्राणों की बलि दे जाए तो शत्रु भी उसकी देश प्रेम के समक्ष नतमस्तक हो जाता है। आज की ऐसी गौरवपूर्ण गाथाओं को युगों तक विस्मृत नहीं किया जा सकता। के लिए पढ़ते हैं पहला दृश्य। स्थान बूंदीगढ़। बूंदी के राव हेमू अपने कमरे में मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से बातें कर रहे हैं। अभय सिंह कहता है, महाराज, सिसोदिया वंश हाड़ाओं को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। राव हेमू कहता है, तो फिर आप बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए हैं? अभय सिंह कहता है, महाराज, हम राजपूतों की छिन्न भिन्न संगठित शक्ति विदेशियों का किस प्रकार सामना कर सकती है, इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति एक केंद्र के अधीन रखें। राव हेमू कहते हैं, और वह केंद्र है चित्तौड़। अभय सिंह कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है महाराज, चित्तौड़ का गत गौरव फिर लौटा है। जो राजवंश पहले मेवाड़ के अधीन से महाराणा लाखा चाहते हैं कि आज भी उसी तरह रहे। बूंदी राज्य भी सदा से मेवाड़ के आश्रित। राव हेमू कहते हैं, बूंदी राज्य सदा से मेवाड़ के आश्रित? यह तुम क्या कहते हो अभय सिंह जी? हाड़ा वंश किसी की भी गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह विदेशी शक्ति हो, चाहे वह मेवाड़ का महाराणा हो। अभय सिंह कहते हैं, महाराव, आज राजपूतों को एक सूत्र में गुथे जाने की बड़ी आवश्यकता है, और जो व्यक्ति यह माला तैयार करने की ताकत रखता है वह है महाराणा लाखा। रावे मुंह ताकत की बात ना छेड़ो अभय सिंह। अपने प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है। अपने बड़े दम्भ को मेवाड़ अपने प्राणों में आश्रय ना दे, किसी में उसका कल्याण है। रह गई बात एक माला में गुथने की, सो वह माला तो बनी है, हाँ, उस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो गया है। अभय सिंह कहते हैं, किंतु अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए है। राव भेमू कहते हैं, प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश सदा तैयार रहे, शक्ति का नहीं। मेवाड़ के महाराणों को यदि अपनी ही जाति भाइयों पर तलवार आजमाने की इच्छा हुई है तो उससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बूंदी स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं का आदर कर सकता है। अधीन होकर किसी की सेवा करना वह पसंद नहीं करता। अभय सिंह कहते हैं, तो मैं चाहूं? रावे मुँह कहते हैं, आपकी इच्छा। दोनों का दो तरफ प्रस्थान पट परिवर्तन। दृश्य दूसरा। स्थान चित्तौड़ का राजमहल। महाराणा लाखा बहुत चिंतित और व्यथित अवस्था में चहल रहे हैं। लाखा कहते हैं, मेवाड़ की गौरवपूर्ण इतिहास में मैंने कलंक का टीका लगाया है। इस बार मुट्ठी भर हाड़ाओं ने हम लोगों को जिस प्रकार पराजित और विफल किया, उसमें मेवाड़ के आत्म गौरव को कितनी ठेस पहुंची है, यह मेरा ही हृदय जान रहा। अभय सिंह का प्रवेश और महाराणा का अभिवादन करना। अभय सिंह कहते हैं, महाराणा जी, दरबार की सभासद आपकी दर्शन पाने को उत्सुक है। महाराणा कहते हैं, सेनापति अभय सिंह जी, आज मैं दरबार में नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि जब से हमें निमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। बप्पा,
रावल और बीरबल, अमीर का रक्त जिसकी धमनियों में बह रहा हो, वह प्राणों के भय से भाग आए। यह कितनी कलंक की बात है। कबीर सिंह कहते हैं, किंतु जरा सी बात के लिए आप इतना शोक क्यों करते हैं महाराणा? हड़ाओं ने रात के समय अचानक हमारे शिविर पर आक्रमण कर दिया। आकस्मिक धावे से घबराकर हमारे सैनिक भाग खड़े हुए। आप तो तब भी प्राणों पर खेलकर राघवों से लोहा लेना चाहते थे, किंतु हमें लोगों को आपको वहां से खींच लाए किंतु हमें लोग आपको वहां से खींच लाए। इसमें आपका क्या अपराध है? इसमें मेवाड़ के गौरव में कमी आने का कौन सा कारण है? महाराणा कहते हैं, जिनकी खाल मोटी होती है उनके लिए किसी भी बात में कोई अपयश, कलंक या अपमान का कारण नहीं होता, किंतु जो आन को प्राण से बढ़कर समझते हैं वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहे। यह कैसी उपहासजनक बात है। सुनो अभय सिंह, मैं आपके मस्तक के इस कलंक के टीकों को धो डालना चाहता हूँ। अभय सिंह कहते हैं, मेवाड़ के सैनिक आग की आज्ञा पर अपने प्राणों की बलि देने को प्रस्तुत है। महाराणा कहते हैं, उनके पौरुष की परीक्षा का दिन आ पहुंचा है। महारावल, बप्पा का वंशज में लाखा प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अभय सिंह कहते हैं, महाराणा, छोटे से बूंदी दुर्ग को विजय करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है? बूंदी को उसकी भ्रष्टता के लिए दंड दिया ही जाएगा। लेकिन हड़ा लोग कितने वीर है, युद्ध करने में यम से भी नहीं डरते। इसमें संदेह नहीं है कि अंतिम विजय हमारी होगी, किंतु यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने दिन लग जाएंगे। इसलिए ऐसी भीषण प्रतिज्ञा आप ना करें। महाराणा कहते हैं, आप ये कहते हैं सेनापति, क्या अब कभी आपने सुना है कि सूर्यवंश में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा को वापस लिया हो? प्राण जाए पर वचन न जाए, यह हमारे जीवन का मूल मंत्र है। जो तीर तर्कस से निकलकर कमान पर चढ़कर छूट गया, उसे बीच में नहीं लौटाया जा सकता। मेरी प्रतिज्ञा कठिनाई से पूरी होगी, यह मैं जानता हूँ, और इस बात के हाल के युद्ध में पुष्टि भी हो चुकी है कि हाड़ा जाति वीरता में हम लोगों से किसी प्रकार ही नहीं है। फिर भी महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा वास्तव में प्रतिज्ञा है, वह पूर्ण होनी ही चाहिए। ने पथ्य में गान, वे सागर से रत्न निकाले युग युग से हैं गए संभाले, इनसे दुनिया में उजियाला, तोड़ मोतियों की मतमाला, ये छाती में छेद कराकर एक हुए हैं हृदय मिलाकर, इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, तोड़ मोतियों की मतमाला। गाते हुए चारणी का प्रवेश होता है। महाराणा कहते हैं, तुम कुछ गा रही थी चारणी, तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला में बांधकर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी, किंतु मैं तो श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूँ। दो जातियों में जानी दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूँ। चारणी कहते हैं, ये आप क्या कहते हैं महाराणा? अपने विवेक पर सभी को विश्वास है। मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ कि समय की फेर से आज हाड़ा शक्ति और साधुओं में मेवाड़ के उन्नत राज्यों से छोटे हैं, फिर भी वे वीर है। मेवाड़ को उसकी विपत्ति के दिनों में सहायता देते रहे हैं। यदि उनमें कोई धृष्टता बन पड़े तो महाराणा उसे भूल जाए और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दे। महाराणा कहते, चारणी तुम बहुत देर से आई। अभय सिंह कहते हैं, चारणी, महाराणा ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वे बूंदी के गढ़ को जीत ना लेंगे, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे।
शालिनी कहती है दुर्भाग्य। कुछ सोचकर महाराणा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देश का कोई भी शुभ चिंता इस विद्वेष की आग को फैलने लेना देना पसंद नहीं कर सकता। अभय सिंह कहते हैं किंतु महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी ही होनी चाहिए। शालिनी कहती है उसका एक उपाय है कि वह यह है कि यहीं पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए। महाराणा उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले। महाराणा, क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? महाराणा कहते हैं अच्छा, अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूंगा, किंतु हाड़ाओं को उनकी उदंडता का दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष ना होगा। सेनापति, नकली दुर्ग बनवाने का प्रबंध करो। सबका प्रस्थान। तीसरा दृश्य। चित्तौड़ के निकट एक जंगली प्रदेश नगरी के दुर्ग का मुख्य दरवाजा महाराणा लाखा और सेनापति अभय सिंह का प्रवेश। अभय सिंह, आपने दुर्ग का निरीक्षण कर लिया, ठीक बन गया है ना? महाराणा कहते हैं क्यों ना बनता, निसंदेह यह ठीक बूंदी दुर्ग की हूबहू नकल है। हमें इस पर चढ़ाई करने का खेल खेला न जाए। इस मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिलने से मेरी आत्मा को संतोष नहीं होगा, लेकिन अपमान की वेदना में जो विवेकहीन प्रतिज्ञा मैंने कर डाली थी, उससे तो छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह बाध्य किया जाए। अभय सिंह, निश्चय ही महाराज, शीघ्र ही बूंदी की पठारों पर सिसोदिया का सिंहनाद होगा। अच्छा, अब हम लोग आज के रण की तैयारी करें। महाराणा, किंतु यहाँ रण होगा किससे? इस दुर्ग में कोई तो हमारा पथ प्रतिरोध करने वाला होना चाहिए। अभय सिंह कहता हाँ, खेल में भी तो कुछ वास्तविकता आनी चाहिए। मैंने सोचा है कि दुर्ग के भीतर अपने कुछ सैनिकों को रख दिए जाएंगे जो बंदूकों से हम लोगों के ऊपर छूछे वार करेंगे। कुछ घंटा ऐसा ही खेल होगा और फिर यह मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अच्छा, अब हम चले। दोनों का जाना दूसरी तरफ से वीर सिंह का कुछ साथियों के साथ वेश। वीर सिंह कहते हैं मेरे बहादुर साथियों, तुम देख रहे हो कि हमारे सामने ये कौन सी इमारत बनाई गई है। पहला साथी कहता है हाँ सरदार, ये हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है। वीर सिंह कहते हैं और तुम जानते हो कि महाराणा इस गढ़ को जीत कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, किंतु क्या हम अपनी जन्मभूमि का अपमान होने देंगे? यह हमारे वंश के मान का मंदिर है, क्या इसे मिट्टी में मिलने देंगे? दूसरा सत्येंद्र कहता है किंतु यह तो नकली बूंदी है। वीर सिंह कहता है धिक्कार है तुम्हें, नकली बूंदी भी प्राण से अधिक प्रिय है। जिस जगह एक भी हाड़ा है वहां बूंदी का अपमान आसानी से नहीं किया जा सकता। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे कि यह खेल खेल केवल खेल ही नहीं रहेगा, यहाँ की चप्पा चप्पा बूंदी सिसोदिया और हाड़ाओं के खून से लाल हो जाएगी। तीसरे साथी, लेकिन सरदार हम लोग महाराणा के नौकर हैं, क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना हमारे लिए उचित है? हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है, हमें उनकी इच्छा में प्रावधान नहीं पहुंचाना चाहिए। वीर सिंह कहता है जिस जन्मभूमि की धूल में हम खेल कर बड़े हुए हैं उसका अपमान भी कैसे सहन किया जा सकता है। जब कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ है, हमारी तलवार ने उनके नमक का बदला दिया है, लेकिन जब मेवाड़ और बूंदी के मान का प्रश्न आएगा, हम मेवाड़ को दी हुई तलवारें महाराणा के चरणों में चुपचाप रखकर विदा लेंगे और बूंदी की ओर से प्राणों की बलि देंगे। आज ऐसा ही अवसर आ पड़ा है। साथी कहते हैं निश्चय ही जहाँ पर बूंदी है वहां पर हाड़ा है, और जहाँ पर हाड़ा है वहां पर बूंदी है। कोई नकली बूंदी का भी अपमान नहीं कर सकता। जन्मभूमि हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वीर सिंह कहते हैं मेरे वीरों,
तुम अग्निकुल के अंगारे हो, अपनी वंश की आभा को छीन न होने देना। प्रतिज्ञा करो कि प्राणों के रहते हम इस नकली दुर्ग पर मेवाड़ के राज्य पताका को स्थापित न होने देंगे। सब लोग हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम प्राणों के रहते इस दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज ना फहराने देंगे। वीर सिंह कहते हैं, मुझे आप लोगों पर अभिमान है और बूंदी आप जैसे पुत्रों को पाकर फूंदी नहीं समाती। जिस बूंदी में ऐसे मान के धनी पैदा होते हैं, उस पर संसार आशीर्वाद के साथ फूल बरसा रहा है। चलो हम इस दुर्ग की रक्षा की तैयारी करें। चौथा दृश्य, स्थान बूंदी की नगली दुर्ग का बंद द्वारा, महाराणा लाखा और अभय सिंह का प्रवेश। महाराणा, सूरज डूबने को आया, यह कैसी लज्जा की बात है कि हमारी सेना बूंदी के नकली दुर्ग पर अपना झंडा स्थापित करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। वीर सिंह उसकी मुट्ठी बरसाती अभी तक वीरता पूर्वक लड़ रहे हैं। अबे सिंह, हाँ महाराणा, हम तो समझते थे कि घड़ी दो घड़ी में खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें चूचे वालों का मुकाबला करने के बजाय हाड़ाओं के अचूक निशाने का सामना करना पड़ा। यद्यपि ये लोग गिनती में थोड़े हैं, किंतु इन्होंने दीवार के आड़ में उपयुक्त स्थान बनाकर हम पर गोली और तीर बरसाना प्रारंभ कर हमारी सेना आकस्मिक कारा से बहुत चक्की रह गई। अब दुर्ग के भीतर हाड़ाओं की युद्ध सामग्री समाप्त हो गई। आपकी प्रतिज्ञा पूरी होने में कुछ ही समय का विलंब है। महाराणा कहते हैं, यह भी अच्छा ही हुआ कि हमारे इस खेल में कुछ वास्तविकता तो आई। यदि मुझे बिना कुछ पराक्रम दिखाए ही दुर्ग पर अपना झंडा फहराने का अवसर मिल जाता, तो संतोष न होता। और सच पूछो तो मुझे वीर सिंह की वीरता देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता था कि ऐसे वीर की प्राणों की किसी प्रकार रक्षा हो सके। अभय सिंह कहते हैं, मैंने भी जब दुर्ग से अग्नि वर्षा होते देखी तो मुझे कुछ आश्चर्य हुआ और कुछ क्षणों के लिए सफेद झंडा फहराकर मैंने युद्ध रोक दिया। इसके पश्चात मैं स्वयं दुर्ग में गया और वीर सिंह की उसके साहस के लिए प्रशंसा की। साथ ही उससे अनुरोध किया कि तुम इस व्यर्थ प्रयास में अपने प्राण न खो। तुम महाराणा के नौकर हो, तुम्हें उनके विरुद्ध हथियार नहीं उठाने चाहिए। किंतु उसने उत्तर दिया कि महाराणा ने हाड़ाओं की चुनौती दी है, हम उस चुनौती का उत्तर देने को मजबूर है। महाराणा, यदि हमारे प्राण लेना चाहते हैं तो खुशी से ले लें, लेकिन अब इतने कायर और निष्प्राण नहीं है कि अपनी आंखों से बूंदी का अपमान होते देखे। मेवाड़ में जब तक एक भी हाड़ा है, नकली बूंदी पर भी बूंदी का एक ही पताका लहराए गए। महाराणा कहते हैं, निश्चयन वीरों का जन्मभूमि के प्रति आदर भाव सराहनीय है। मैं जानता हूँ कि इन लोगों के प्राणों की रक्षा करने का कोई उपाय नहीं है। इतने बहुमूल्य प्राण लेकर भी मुझे प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। वह देखो, दुर्ग की उस दरार में खड़ा हुआ वीर सिंह कितनी फुर्ती से बाण वर्षा कर रहा है। अकेले ही हमारे सैकड़ों सैनिकों की टोलियों को आगे बढ़ने से रोके हुए। धन्य है ऐसे वीर, धन्य है वह माँ जिसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। वह भूमि जहाँ पर ऐसे सिंह पैदा होते हैं, तेज धमाकों और प्रकाश का होना। महाराणा, अरे देखो बे सिंह, गोले के बाद से वीर सिंह के प्राण पखेरु पखेरु उड़ गए। बूंदी के मतवाले सिपाही सदा के लिए सो गए। अब हम विजय श्री प्राप्त कर सकेंगे। जाओ, दुर्ग पर मेवाड़ की पताका फहराओ और वीर सिंह के शव को अंदर आदर के साथ यहाँ ले आओ। अभय सिंह का प्रस्थान। महाराणा, आज विजय में मेरी सबसे बड़ी पराजय हुई। व्यर्थ की दम्भ ने आज कितने ही निर्दोष प्राणों की बलि ले ली। चारणी का प्रवेश। चारणी कहती है, महाराणा, अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अब तो आपने अपने सिर के कलंक का टीका धो लिया। यह देखिए, बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ के सेनापति विजय पताका लहरा रहे हैं। यह सुनिए, मेवाड़ की सेना में विजय दुदुम्भी बज रही है।
महाराणा कहते हैं, चारनी क्यों पश्चाताप से विकल प्राणों की तुम और दुखी करती हो, न जाने किस बुरी सायत में मैंने बूंदी को अपने अधीन करने का निश्चय किया था। वीर सिंह की वीरता ने मेरे हृदय के द्वारा खोल दिए हैं, मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया है। मैं देखता हूँ ऐसी वीर जाति के अधीन करने की अभिलाषा करना पागलपन है। वीर सिंह के शव के साथ अभय सिंह का प्रवेश। महाराणा शव के पास बैठे हुए, चारनी इस शहीद के चरणों के पास बैठकर मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ। किंतु क्या बूंदी के राव हाड़ा वंश का प्रत्येक राजपूत आज की इस घटना को भूल सकेगा? राव रेमू का प्रवेश। राव रेमू कहते हैं, क्यों नहीं महाराणा, हम युग युग से एक है और एक रहेंगे। हमको यह जानने की आवश्यकता थी कि राजपूतों में ना कोई राजा है ना कोई महाराणा, सब देश जाति और वंश की मान रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक है। हमारी तलवार अपनी सर्जनों पर नहीं उठनी चाहिए। बूंदी के हाड़ा सुख और दुख में चित्तौड़ के सिसोदियों के साथ रहे और रहेंगे। हम सब राजपूत अग्नि के पुत्र हैं, हम सब हृदय में एक ही ज्वाला जल रही है। हम कैसे एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं? वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है। महाराणा कहते हैं, निश्चय ही महाराज, हम संपूर्ण राजपूत जाति की ओर से इस अमर सत्य आत्मा के आगे अपना मस्तक झुकाए। सभी का वीर सिंह के शव के समक्ष झुकना। तो बच्चों, बताओ आज आपने क्या सीखा? हमने सीखा जैसे कि एक बहादुर वीर सिपाही अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर देता है, वैसे ही हम लोगों को भी अपनी देश की रक्षा करने के लिए बनना चाहिए। एक अच्छा सैनिक सिपाही या एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। तो मुझे आशा है यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।